नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे विषय के बारे में जिस विषय ने पूरे देश की सियासत को गरमा रखा है और इस देश के करोड़ों लोगों के ऊपर वो निर्णय प्रभाव डाल सकता है। हम ऐसे विषय के बारे में बात करने वाले हैं और उस विषय का नाम है यूसीसी, यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड। जिस प्रकार आप देखते हैं कि स्कूल में यूनिफॉर्म होती है और अलग अलग प्रोफेशंस में एक यूनिफॉर्म होती है, तो उसी प्रकार से एक यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात हो रही है, यानी कि सबके लिए समान रूल की बात हो रही है, समान नागरिक संहिता की बात हो रही है। आइए हम चर्चा करते हैं, आखिर ये यूसीसी है क्या। यूसीसी को लेकर इतनी गहमा गहमी क्यों है। क्या इस देश में यूसीसी अगर लागू हो जाएगा तो किस पे इसका फर्क पड़ेगा और किस पे उसका फर्क नहीं पड़ेगा। और ये विषय इतना गर्माहट में क्यों आया। ये विषय इसलिए गर्माहट में आया कि अभी रिसेंट ही उत्तराखंड ने और उत्तराखंड की सरकार ने अपने प्रदेश में यूसीसी लागू करने के लिए उसे विधानसभा में पेश किया, क्योंकि उत्तराखंड की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अपने चुनावी मैनिफेस्टो में जनता से वादा किया था कि हम अगर सत्ता में आते हैं तो हम यूसीसी यहाँ पर लागू करेंगे। और इसी के क्रम में यहाँ की धामी सरकार ने इस यूसीसी को लागू करने के लिए विधानसभा में पास कर दिया है। और पास करने के बाद ये कानून राज्यपाल महोदय के पास गया, और क्योंकि समवर्ती सूची का विषय होने के नाते ये कानून राष्ट्रपति महोदय के पास हस्ताक्षर होने के लिए गया हुआ है। और जैसे ही वहाँ से राष्ट्रपति जी इसको मंजूर करते हैं, मंजूरी देते हैं, तो उत्तराखंड में ये कानून लागू हो जाएगा। यूसीसी एक सामाजिक मामलों से संबंधित एक कानून है जो सभी पंथ के लोगों के लिए विवाह, भरण पोषण, तलाक और बच्चा गोद लेने की जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उसके बारे में इसमें पूरी गाइडलाइंस होगी। इवन लिविंग रिलेशन के लिए भी इसमें गाइडलाइंस यहाँ पर यूसीसी के अंदर दी गई है। आगे इस बारे में हम चर्चा करेंगे। आज़ादी के बाद देश में हिंदू कोड बिल पास किया गया और इसके अंतर्गत हिंदू, सिख, जैन जैसे भारतीय धर्मों के बहुत सारे धर्मों को संहिताबद्ध किया गया। लेकिन इसमें मुसलमानों को और पारसियों को, यहूदियों को इसमें इस बिल से छूट दे दी गई और इन समुदाय को हिंदू समुदाय से अलग करके पहचाना गया। आइए हम आगे चर्चा करते हैं कि यूसीसी की बात केवल क्या भारत में ही हो रही है या इसकी चर्चा कहीं विश्व के अनेक देशों में तो नहीं हो रही है, या कहीं इस अन्य देशों में, विश्व के अन्य देशों में ये लागू तो नहीं है। तो इस बारे में हम बात करते हैं, चर्चा करते हैं। विश्व के अनेक देशों में ऐसे कानून लागू हैं यूसीसी की तर्ज पर। आइए हम उन देशों के बारे में बात करते हैं, कौन कौन से देश यूसीसी जैसे कानून को अपने यहाँ लागू कर चुके हैं। अमेरिका, आयरलैंड, पाकिस्तान, बांग्लादेश, मलेशिया, तुर्की, इंडोनेशिया, सूडान, इजिप्ट, ये ऐसे देश हैं जिन्होंने अपने यहाँ समान नागरिक संहिता को लागू किया हुआ है। संपूर्ण भारत में अभी तक यूसीसी लागू नहीं है, बल्कि भारत में अधिकतर जो कानून हैं, जो निजी कानून हैं, वो धर्म के अनुसार यहाँ पर लागू हुए हैं। तो आइए हम आगे बात करते हैं कि यूसीसी लागू करने के पीछे क्या कारण रहे, क्यों यूसीसी को लेकर इतनी ऊहापोह की स्थिति बनी। यूसीसी की बात हो और शाहबानो के केस का जिक्र ना हो, ये कैसे हो सकता है। क्योंकि यूसीसी की जो बात हुई है, ये शाहबानो जैसी अनेक महिलाएं जो मुस्लिम धर्म से संबंधित रखती हैं, उनके ऊपर जो बीता हुआ है उसको देखते हुए सरकार ने निर्णय लिया है कि यूसीसी लागू किया जाए। क्योंकि मुस्लिम धर्म में महिलाओं को उतने अधिकार नहीं दिए गए हैं जितने अन्य धर्मों में दिए गए हैं। उनके पति ने उनको तलाक दिया था, और जबकि शाहबानो 5 बच्चों की माँ थी,
और गुजारे भत्ते के लिए उसने अदालत में अपने पति के खिलाफ केस दायर किया कि मुझे गुजारा भत्ता चाहिए अगर उन्हें तलाक दे दिया है, क्योंकि मुस्लिम परिवार में मुस्लिम महिलाओं को इतना अधिकार नहीं है कि वो अपने पति की मर्जी के खिलाफत कर सकें, क्योंकि तलाक देने से पहले शाहबानो को पूछा नहीं गया उसके पति द्वारा कि मैं आपको तलाक दे रहा हूँ। तो शाहबानो ने जब केस किया, पहले वो निचली अदालत में गई तो वहाँ फैसला नहीं आया, फिर वो सर्वोच्च अदालत में हमारी जो सुप्रीम कोर्ट है वहाँ के जज ने उनके हक में फैसला सुनाया और उस फैसले के खिलाफ उनके पति ने भी सरकार का दामन थामा। उस समय भारत में राजीव गांधी जी की सरकार थी, तो राजीव गांधी जी ने एक विशेष धर्म विशेष के वोटों को पाने के लिए वहाँ संसद में एक बिल लेके आए और जिस बिल के कारण उन्होंने पूरा कानून ही चेंज कर दिया और सुप्रीम कोर्ट को भी अपना निर्णय वहाँ पर बदलना पड़ा और जिससे शाहबानो के साथ अन्याय हुआ, उनको न्याय नहीं मिल पाया। आइए अब हम बात करते हैं कि उत्तराखंड में यूसीसी लागू होने के नज़दीक है और कानून बनने में कुछ ही समय रह गया है, राष्ट्रपति जी के पास मंजूरी के लिए गया हुआ है। तो उसमें बात करते हैं कि यूसीसी जब उत्तराखंड की सरकार 2022 में अपने विधानसभा चुनाव लड़ रही थी तो उनके मैनिफेस्टो में ये चीज़ थी कि हमें इस राज्य में यूसीसी लागू करना है, यानी कि समान नागरिक संहिता लागू करनी है। तो उसी को मद्देनज़र रखते हुए यहाँ की धामी सरकार ने इस ओर कदम बढ़ाना शुरू किया और यूसीसी को विधानसभा में पूर्ण बहुमत के साथ पारित किया गया, जबकि विपक्ष से इसको प्रवर समिति को भेजना चाहता था और जबकि सत्ता पक्ष के बाद पूर्ण बहुमत होने के कारण ये पूरी बहुमत से पास होने के बाद राज्यपाल महोदय को मंजूरी के लिए गया और चूंकि समवर्ती सूची का विषय होने के नाते ये राष्ट्रपति जी के पास राज्यपाल महोदय ने भेजा है और राष्ट्रपति जी की मंजूरी के बाद ये विधेयक कानून का रूप ले लेगा और उत्तराखंड में यूसीसी लागू हो जाएगा, यानी कि समान नागरिक संहिता लागू हो जाएगी। यूसीसी संविधान की मूल भावना को मजबूत करने की ओर एक कदम है और उत्तराखंड सरकार ने 2022 में पाने के बाद 5 सदस्यों की एक कमेटी बनाई, जिस कमेटी के अध्यक्ष पूर्व सुप्रीम कोर्ट की रिटायर्ड जज और जो वर्तमान में भारत परिसीमन आयोग की अध्यक्ष भी हैं, जस्टिस रंजना देसाई को यूसीसी कमेटी का पूरा चेयरमैन बनाया गया, यानी कि उनको अध्यक्ष बनाया गया और उनके साथ 4 अन्य लोगों ने भी उनको सहयोग किया। दिल्ली उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश प्रमोद कोहली, राज्य के पूर्व मुख्य सचिव शत्रुघ्न सिंह, मनु गौड़ और सुरेखा डंगवाल, ये 5 सदस्यों की टीम ने यूसीसी का ड्राफ्ट तैयार किया और यूसीसी के ड्राफ्ट को पिछले 1.5 साल में उन्होंने तैयार किया और तैयार करने के बाद इस प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को उन्होंने ये ड्राफ्ट सौंपा और उत्तराखंड आज़ादी के बाद ऐसा करने वाला, यानी कि यूसीसी को लागू करने वाला, समान नागरिक संहिता को लागू करने वाला इस देश का पहला राज्य बनने जा रहा है और इस विधेयक को यहाँ पर नाम दिया गया है समान नागरिक संहिता विधेयक 2024। विधेयक में शादी, तलाक और बच्चे गोद लेने से संबंधित कानूनों पर चर्चा हुई है। अब उत्तराखंड में अगर ये यूसीसी लागू होता है तो उसके बाद क्या क्या परिवर्तन आएंगे, क्या क्या आम जनमानस पर इसका प्रभाव पड़ेगा, तो इस बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहली बात, शादी का रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य हो जाएगा। 26 मार्च 2010 के बाद किसी की अगर शादी हुई है या डाइवोर्स हुआ है तो उसको इसका रजिस्ट्रेशन करना बहुत आवश्यक हो जाएगा। अगर ऐसा ना करने पर उसको 25,000 तक जुर्माना देना पड़ सकता है। ग्राम पंचायत स्तर पर, नगर पंचायत स्तर पर, नगर पालिका स्तर पर, नगर निगम स्तर पर इसमें पंजीकरण का प्रावधान किया गया है। वहाँ जाके अपना जो है पंजीकरण करा सकते हैं, रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं और पंजीकरण न करने वालों पर
या कहें पंजीकरण ना करने वालों को सरकारी जो सुविधाएं हैं यानी कि सरकारी जो लाभ मिल रहे हैं तो वो मिलने बंद हो जाएंगे। अगर कोई पंजीकरण नहीं कराता है और 2010 के बाद उसकी शादी हुई है तो उसको वो लाभ मिलने बंद हो जाएंगे। विवाह के लिए जैसा पहले भी था और उसमें उसको यथावत रखा गया है। विवाह के लिए लड़के की उम्र 21 साल और लड़की की उम्र 18 साल रखी गई है। हलाला और इद्दत जैसे कुरीतियों को यहाँ पर खत्म किया गया है यानी कि समाप्त किया गया है। पति और पत्नी के बीच अगर झगड़ा हो जाता है या डाइवोर्स हो जाता है तो उस स्थिति में 5 साल तक का जो बच्चा है उसकी कस्टडी उसकी माँ के पास रहेगी। लिविंग रिलेशन में जो लोग रहते हैं, क्योंकि आजकल कल्चर बहुत लिविंग रिलेशन में रहने का भी है और खासकर मेट्रो सिटीज़ में लिविंग रिलेशन पे बहुत लोग रहते हैं। तो लिविंग रिलेशन में रहने के लिए भी दोनों पक्षों को यानी कि लड़के और लड़की को भी रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, उनको भी पंजीकरण करना पड़ेगा। इसके लिए एक पोर्टल की व्यवस्था की जाएगी, उस पोर्टल में इससे रजिस्ट्रेशन होगा और उस पंजीकरण रसीद से यानी कि जो उस पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन होगा, जिस पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन करेंगे उस पोर्टल से एक रसीद निकलेगी यानी कि उसकी जो रसीद रिसिप्ट होगी उस रिसिप्ट से उस कपल को यानी कि लॉज मिल सकता है, हॉस्टल मिल सकता है या पीजी में वो लोग रह सकते हैं, बशर्ते कि उनको उस पोर्टल की रजिस्ट्रेशन की एक रिसिप्ट देनी होगी। लिविंग रिलेशन में अगर कोई संतान पैदा होती है तो उस संतान को जायज संतान माना जाएगा। संतान को जैविक संतान जैसे ही अधिकार प्राप्त होंगे यानी कि पूरे उसको अधिकार मिलेंगे, चाहे संपत्ति में हो चाहे अन्य चीज़ों में। लिविंग रिलेशन में रहने वालों के लिए एक इसमें और महत्वपूर्ण बात है, अगर वो लिविंग रिलेशन में लंबे समय से रहते हैं और उसके बाद वो उनका फिर रिश्ता वो टूट जाता है लिविंग रिलेशन वाला, तो उस टूटे हुए रिश्ते को भी उन्होंने वहाँ पर रजिस्टर्ड करना है यानी कि बताना है कि हम आप लिविंग में नहीं हैं, उसका भी उनको वहाँ पर पंजीकरण करना है, रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य है। और ऐसा रजिस्ट्रेशन ना करने पर 25,000 तक जुर्माना हो सकता है और 6 महीने तक जेल की सजा भी हो सकती है। और उत्तराखंड की धामी सरकार ने अपना 2022 के चुनाव में ये वादा किया था कि हम इस प्रदेश के अंदर समान नागरिक संहिता को लागू करेंगे। जस्टिस रंजना देसाई की अगुवाई में एक कमेटी बनाई, यूसीसी कमेटी बनाई और उनको ये काम सौंपा गया कि आप इसका ड्राफ्ट तैयार करें। इस ड्राफ्ट को उन्हें तैयार करके दिया और अपने चुनावी वादे को उन्होंने इसमें निभाया। और 2022 के चुनाव में बीजेपी ने उत्तराखंड के अंदर अपने इस यूसीसी बिल को यानी कि समान नागरिक संहिता के बिल को सर्वोपरि रखते हुए इसमें त्वरित गति से जस्टिस रंजना देसाई की अगुवाई में एक पैनल बनाया जिसे यूसीसी कमेटी बनाई और उस कमेटी ने 1.5 साल की मेहनत के अंदर ये बिल सरकार को सौंपा और इस बिल का अध्ययन करने के बाद धामी सरकार ने इसको विधानसभा के पटल पर रखते हुए इसको भारी बहुमत से पास कराया और जिसका परिणाम है कि विधानसभा में पास होने के बाद राज्यपाल महोदय को ये बिल गया हुआ है और उसके बाद क्योंकि समूची सूची का विषय होने के नाते ये बिल राष्ट्रपति महोदय के पास आखिरी मोहर के लिए गया हुआ है यानी कि उसके बाद आखिरी मोहर राष्ट्रपति महोदय इस पर लगाएंगी तो उसके बाद ये बिल कानून बन जाएगा और इस प्रदेश में यूसीसी लागू हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, वंदे मातरम।